जो जिस तरह की सरकार है, जिस तरह की फोर्सेस कंट्रोल कर रहे हैं, और जो घृणा की वातावरण है, और जो हमारा जो सारे जो संस्था है, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, तो अभी सेबी के बारे में तो पता चल गया है, पार्लियामेंट हो या कोई भी संस्था है, इवन स्पीकर का ऑफिस हो, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चेयरमैन राज्यसभा का ऑफिस हो, और सबसे ऊंचा ऑफिस जो है राष्ट्रपति का, वो राष्ट्रपति का ऑफिस भी जिस तरह काम कर रहा है, हमको सबको तो मालूम है। तो इस परिप्रेक्ष्य में जो अभी जो टॉपिक के ऊपर हम जो अभी डिस्कस करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन एंड चैलेंजेस ऑफ सोसाइटी। ये भारत में कभी संविधान था ही नहीं। 1950 से पहले एक विधिवत संविधान भारत के इतिहास में बनाने के लिए कोशिश नहीं हुआ था, ना मुगल काल में हुआ था, ना इससे पहले हुआ था। तो जो संविधान बनाने के लिए कोशिश जो शुरू हुआ, वो हमारा आज़ादी की लड़ाई के टाइम पे कदम कदम लिया गया। पहला कदम तो जो एक डॉक्यूमेंट है 6 वॉल्यूम, फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो शिवा राव की कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का एक ऑफिसर थे, जो अंबेडकर को उन्होंने काफी मदद किया। तो वहां लिखा है कि पहली संविधान के बारे में एक संविधान बिल जो है ये वहां लिखा है कि लोकमान्य तिलक ने ड्राफ्ट किया था। अच्छा, वो वॉल्यूम 1 में लिखा है, नीचे फुटनोट में या ऊपर लिखा हुआ है कि ये एनी बेसेंट लिखा था कि पहला जो बिल, संविधान के बिल, तो लोकमान्य तिलक ने बनाया था। इसके बाद बीच बीच में डिमांड हुआ संविधान के लिए। महात्मा गांधी ने तो लिखा था 22 में, भारत की आज़ादी हम ब्रिटिश पार्लियामेंट से नहीं मिलेगा, भारत का आज़ादी मिलेगा थ्रू ए बॉडी टू बी रन बाय रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। तो बाकी सारे उन्होंने लिखा है, मेरा संविधान स्वप्न का संविधान अंबेडकर ने बनाया था, ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। वो ये सारे जो 1945 में बनाया था, संविधान सभा में एक कमेटी को उन्होंने दिया था। हरनाम सिंह जो पंजाब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, उन्होंने भी एक दिया था। कैसी ये जो बहुत सारे मेंबर्स उन्होंने बना के दिया था। लेकिन ये जो संविधान जिस समय में ये बना, वो जो कोशिश किया गया था बनाने के लिए, ये जो, और फिर जब संविधान सभा का बैठक हुआ 9 दिसंबर 1946 में, मैं इतिहास बहुत संक्षेप में बताता हूँ। तो उसमें सारे मेंबर, जब जवाहरलाल, एक्चुअली काम शुरू हुआ 13 दिसंबर 1946 में। अच्छा, 13 दिसंबर में जो 1946 में शुरू हुआ, 13 दिसंबर 2001 में पार्लियामेंट को अटैक हुआ। उस वक्त राष्ट्रपति के आर नारायणन साहब, उन्होंने बोला, उनका जो रिपब्लिक डे ईव एड्रेस होता है, रिपब्लिक का संध्या से पहले, तो उन्होंने कहा संविधान सभा से कुछ आइडिया वो भाषण में आप ले आओ। तो मेरे संविधान सभा का पहला जब देखा स्पीच था जवाहरलाल नेहरू का, और वो स्पीच था ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, कि हमारा लक्ष्य क्या होगा संविधान में। वो उन्होंने मूव किया था 13 दिसंबर 1946। तो मैंने देखा कि 13 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का पहला काम शुरू हुआ। 9 दिसंबर से तो संविधान सभा बैठ गया, बाकी फॉर्मेलिटी था, जो सारे देश से आते थे मैसेज वो पढ़ा गया, मेंबर्स ओथ लिए। तो एक्चुअली काम शुरू हुआ 13 दिसंबर। तो मैंने कहा 13 दिसंबर 46 में संविधान सभा का
ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे लिखा है कि हमारा लक्ष्य है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, माइनॉरिटीज, ओबीसी के लिए। ये नेहरू का रेजोल्यूशन में था, ओबीसी के लिए स्पेशल सेफगार्ड रखना। और बाकी सारे जो सत्ता कहाँ से आएगा, सत्ता आएगा लोगों से। सो पीपुल इज द सोर्स ऑफ पावर। ये सारे चीज उस संविधान जो रेजोल्यूशन था, ये जो एक रिवोल्यूशनरी रेजोल्यूशन, क्योंकि जिस वक्त ये सारे रेजोल्यूशन पास डिस्कस हो रहा था, उस वक्त हमारा सारे प्रिंसली स्टेट्स को एक कैसे भारत की साथ जोड़ के रखेंगे, कैसे वो भारत के साथ जो राजा राजुड़ा जो था, वो उस वक्त तो आवाज आ रहा था कि ट्रावानकोर जो अभी केरला है, ट्रावानकोर का राजा बोला, हम ट्रावानकोर का जो राज्य था उसका नाम था हिंदू किंगडम ऑफ ट्रावानकोर। वो हिंदू किंगडम ऑफ ट्रावानकोर का जो दीवान था सर रामस्वामी आयर, ही सेड हम भारत के साथ विलय नहीं करेंगे ट्रावानकोर, हिंदू किंगडम ऑफ ट्रावानकोर, क्योंकि हिंदुइज्म खतरे में आ जाएगा, ट्रावानकोर का हिंदुइज्म खतरे में आएगा। अभी हिंदू खतरे में बात सुन रहे हैं, उस वक्त भी उन्होंने बोला था, तो उन्होंने बोला था ट्रावानकोर का जो सत्ता है ये लॉर्ड पद्मनाभ से आता है, जो अनंत शयन मंदिर है वो सार्वभौम सत्ता है, और हम लॉर्ड पद्मनाभ को हिंदुस्तान के सोवरेनिटी सार्वभौम के अंडर में नहीं आने देंगे। तो सरदार पटेल ने पूछा उनको, अरे आपका सत्ता सार्वभौम सत्ता अगर भगवान पद्मनाभ से आता है, तो फिर आपने भगवान पद्मनाभ को ब्रिटिश सुजरेनिटी के अंडर कैसे आने दिया? तो इसे करके केपीएस मेनन उनका किताब में लिखा है ये सारे स्टोरी ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। तो सरदार पटेल ने बोला आप ज्वाइन करो, नहीं तो उसका आप सम्मुखीन भी करो। तो फिर ट्रावानकोर ज्वाइन किया। अच्छा, तो ये जो उस वक्त का समाज था, वो चैलेंजेस आता था भारत को इकट्ठा रखने के लिए। हैदराबाद से भी चैलेंज आया, कश्मीर से भी चैलेंज आया। कश्मीर का हिंदू रूलर महाराजा हरि सिंह कि अगर पहले ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर देते तो ये सारे जो समस्या अभी हो रहा है नहीं हो सकता था। इवन जोधपुर का उन्होंने बोला कि नहीं, हम हिंदू हिंदू ये वहाँ हिंदू रूलर है, हम नहीं ज्वाइन करेंगे। ये उर्मिलेश जी ने एक बढ़िया अभी एक वीडियो बनाया था उसके ऊपर। तो मेरा जो कहना है, पहली बार जो संविधान बना, वो संविधान जो भारत एक ही नहीं था, आजाद तो मिल गया, लेकिन सरदार पटेल में इकट्ठा कर रहे थे सारे, और सारे वो रूलर का राज्य जब मिल गया, उनको भी कुछ जो प्रीवी पर्स दिया गया, प्रीवी पर्स जो पैसा देके उन्होंने नहीं तुम ज्वाइन करो। टू बी वेरी फ्रैंक, इट इज ब्राइबरी। ओके, आई मीन उनको पैसा 71 तक मिलता रहा, इसके बाद वो पैसा खत्म कर दिया गया। तो ये जो परिस्थिति में हिंदुस्तान को इकट्ठा रखने के लिए संविधान बनाया गया। इवन श्यामा प्रसाद मुखर्जी संविधान सभा में खुद बोले हैं, जब ये संविधान सभा में उन्होंने बोला, उनका स्पीच 17 दिसंबर 1946 में उन्होंने बोला, ये ब्रिटिश लीडर्स दे से दैट संविधान सभा में ये कास्ट हिंदुओं का सभा है, उसमें ना जो दलित है, ना ओबीसी है, मुस्लिम तो है ही नहीं, क्रिश्चियन है ही नहीं। तो ये जो है इसको रेस्पॉन्ड किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। उन्होंने ये अपना भाषण में बोला, यू टेल दोस ब्रिटिशर्स, हियर वी हैव पारसीज, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, शेड्यूल्ड कास्ट ट्राइब्स, and you let us tell those Britishers, they came here as supplicants to the Mughal courts of the great Mughals. They came as traders.
it is they who introduced religion to politics, not we. ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बयान है। अच्छा, तो ये परिप्रेक्ष्य में संविधान बनाया गया और अंबेडकर उन्होंने तो सोचा नहीं था कि वो चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी बनेंगे। उन्होंने कहा था मैं तो आया एज ए लीडर ऑफ द वारिंग फैक्शन, शेड्यूल का, दलित का बात उठाने के लिए, लेकिन मुझे चेयरमैन बना दिया। अच्छा, तो देन संविधान जो बन गया, ये पहली बार भारत के इतिहास, चाहे पौराणिक युग से हो या कोई भी इतिहास का पीरियड देख लीजिए, तो ये जो संविधान बना और संविधान चलता रहा, अभी भी चल रहा है। और अभी संविधान को बचाने के लिए लोग आगे आ गए। ये जो इलेक्शन हुआ 2024 में, पीपुल से 400 पार हो जाएगा तो ये संविधान बदल देगा। और कुछ बीजेपी लीडर जो एमपी के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे थे, ज्योति सिंह, लल्लू सिंह वगैरह, और ये जो मेरठ से इलेक्टेड जो राम का रोल प्ले करते रहे, नहीं संविधान बदलेंगे। तो ये जो बदलने के बाद लोगों के पास ऐसे पहुंचा दिया गया, ये तो 400 पार, अरे 272 300 से सरकार बन जाएगा, आपको 400 पार क्या जरूरत है, ये संविधान बदलने। तो ये जो संविधान बदलने का, संविधान बचाने के लिए जो 240 में उनको रख दिया, वो 240 फिगर भी मैनिपुलेटेड फिगर कहा जाता है, इलेक्शन कमीशन का रोल जो हुआ है। अच्छा, सो ये परिप्रेक्ष्य में अभी एक लोग जो अंबेडकर ने उनका लास्ट स्पीच में संविधान सभा में 25 नवंबर 49 उन्होंने बोला ये तो हम बना दिया, डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बना दिया, संविधान बना दिया। उन्होंने बोला मुझे आशंका है ये डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर कब तक चलेगा, शायद we might lose the constitution. I have a fear. That was 49 में मैंने आर्टिकल लिखा। तो जो फियर्स अंबेडकर ने संविधान बनाने के बाद एडॉप्शन एनेक्टमेंट हो गया, वो बोला कि शायद हम उसको लूज कर देंगे, हरा देंगे, हाथ से निकल जाएगा। तो ये जो आशंका अंबेडकर ने उस वक्त जाहिर किया था संविधान का लागू होने से पहले, अभी लोगों के अंदर ये भय आ गया। इसीलिए उन्होंने जैसे वोट किया, अयोध्या में जैसे वोट हुआ, जिस तरह बीजेपी कैंडिडेट हार गए। अच्छा, जो अयोध्या में राम टेम्पल जब बना, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, मोदी साहब ने क्या कहा, प्राइम मिनिस्टर, राम से राष्ट्र, देव से देश। ये अगर अंबेडकर सुनते ये तो घबरा जाते। अरे हमने तो कहीं भी नहीं लिखा कि कोई देवता से देश हो गया, कोई देवी से देश हो गया। अच्छा, तो जो स्टेटमेंट दिया गया, मोदी जी जो प्रधानमंत्री, जो संविधान के शपथ लेके प्रधानमंत्री बने, वो ऐसे बोल रहे हैं। तो इसीलिए जो सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं देखता हूँ समाज में, ये चैलेंज तो हमारा जो अनइक्वल सोसाइटी से तो आता है, उसको ठीक करने के लिए संविधान बनाया हमने। तो लेकिन जो सरकार में जो लोग बैठे हैं, लोगों से सत्ता वोट लेके सत्ता का अधिकार उन्होंने जो मिला है उसको इस्तेमाल करने के लिए उनसे भी चैलेंज जा रहा है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसे नहीं, देयर इज नथिंग कॉल्ड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने 74 में बोल दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर चेंज हो पाएगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट इज द लॉ ऑफ द लैंड, और लॉ मिनिस्टर बोल रहे हैं नहीं, इट कैन बी चेंज्ड। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, चेयरमैन राज्यसभा, he said it can be changed. And then Vivek Debroy, chairman of the Economic Advisory Council of Prime Minister, इसलिए संविधान का लाइफ टाइम जो होता है तो 17 साल होता है। We need to examine even liberty, equality, dignity वगैरह। ये तो भयंकर चीज है। लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, इसके ऊपर क्या डिबेट, क्या रिव्यू होना चाहिए।
सो ये जो चैलेंज आ रहा है संविधान के लिए, मूलभूत सवाल जो प्रियम्बल, और लोगों ने जो आके आ गया एनटीसीए मूवमेंट में प्रियम्बल पढ़ना शुरू कर दिया शाहीन बाग में, पूरा देश में। और अभी ये जो चैलेंजेस के अंदर एक होप, एक आशा भी, आशा की किरण हम देख रहे हैं। अभी जो पहली बार मुझे लग रहा है कि अभी जो 18th लोकसभा हुआ, संविधान लेके लोग शपथ दे ले रहे हैं। अच्छा, दिस इज ए ग्रेट थिंग। और संविधान बचाने के लिए अभी पूरा देश में एक माहौल बन गया है। सो सो इसीलिए मैं देख रहा हूं कि ये जो मिस्टर नारायणन, के आर नारायणन जब राष्ट्रपति थे, उनका पार्लियामेंट का भाषण में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने लिख दिया कि मेरा सरकार संविधान को रिव्यू करेंगे। अच्छा, पार्लियामेंट का भाषण प्रधानमंत्री ऑफिस में बनता है, वो राष्ट्रपति भवन में नहीं बनता। वो एक ही भाषण है जो राष्ट्रपति पढ़ने के लिए उनको बाध्य है। अगर वो कुछ चेंज करेंगे तो वो चेंज जाएगा, फिर प्रधानमंत्री ऑफिस में कैबिनेट बैठेगा, चेंज हुआ कि नहीं ये होगा। क्योंकि मैं दोनों ऑफिस में काम किया हूँ, प्रधानमंत्री ऑफिस में, राष्ट्रपति भवन। तो मिस्टर नारायणन, उनका जो पहला भाषण था पार्लियामेंट में, उस वक्त मिस्टर वाजपेयी थे, वाजपेयी जब आए तो एक भाषण में वाजपेयी जी का ऑफिस से जो आया प्रधानमंत्री ऑफिस में, सेकुलरिज्म का वार्ड नहीं था, उन्होंने सेकुलरिज्म उन्होंने लगा दिया। वो भाषण फिर गया प्रधान ऑफिस, उन्होंने बोला हाँ ठीक है, सेकुलरिज्म वार्ड रहेगा। अच्छा, इसके बाद 2-3 साल के नेक्स्ट ईयर उन्होंने बोला कि मेरा सरकार संविधान को रिव्यू करेगा। कोई भी ऐसे भाषण नहीं दिया था। मिस्टर नारायणन पढ़ लिए, पढ़ने के लिए उनको, आई मीन इस पर कॉन्स्टिट्यूशन ही हैज टू रीड आउट दैट स्पीच। लेकिन 2 दिन के बाद उन्होंने स्वर उत्तोलन किया, जो संविधान को रिव्यू करने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो अंबेडकर को पढ़ना चाहिए, राजेंद्र प्रसाद को पढ़ना चाहिए। अच्छा, फिर सुनने में आया कि एक कमीशन बनेगा, फॉर्मर प्रेसिडेंट वेंकटरमन विल बी इट्स चेयरमैन टू रिव्यू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मिस्टर नारायणन जब गोल्डन जुबली ऑफ रिपब्लिक, हमारा गणतंत्र का गोल्डन जुबली, सेंट्रल हॉल में भाषण दिया, let us examine whether the constitution has failed us or we have failed the constitution। वो एक ऐतिहासिक भाषण था और वो सारे सब गया। देन लोगों से, सिविल सोसाइटी से, पॉलिटिकल पार्टी से वाजपेयी को अपील किया गया, लिसन टू द वाइज वर्ड्स ऑफ द प्रेसिडेंट। बिकॉज प्रेसिडेंट जो शपथ लेते हैं वो प्रधानमंत्री से अलग होता है। प्रेसिडेंट का शपथ क्या है? टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रधानमंत्री का शपथ क्या है? टू ओ एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उन्होंने मिस्टर नारायणन से, I have taken oath to preserve, protect and defend the constitution. So therefore, those who want to review the constitution first examine whether the constitution is failed or we have failed the constitution. So Mr. Vajpayee paid heed to Mr. Narayanan's words. He said, we will appoint a commission not to review the constitution but to review the working of the constitution. वेंकट में चला, कमीशन बैठ गया। सो उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूशन को डिफेंड करने के लिए एक राष्ट्रपति खड़े हो गए, क्योंकि उन्होंने ओथ लिया था। अभी ओथ लेके संविधान को कुचल रहे हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री ने इलेक्शन कैंपेन में जो एंटी मुस्लिम स्पीच दिया तो संविधान के खिलाफ था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के खिलाफ था, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ था। और जब चीफ इलेक्शन में पूछा गया, इसे प्रधानमंत्री बोले थे आपने कुछ नहीं किया, इसे नहीं, वी लेफ्ट इट टू द पीपल ऑक्युपाइंग हाई ऑफिसेस, दे आर अवेयर ऑफ देयर रिस्पांसिबिलिटीज। सो द पॉइंट इज, अगर ये जो एक
खतरा आ रहा है, जो लोग हाई ऑफिसेस में बैठे हैं, और उसको रेस्पॉन्ड कौन कर रहा है? लोग कर रहे हैं, वी दी पीपल. सो दैट वी दी पीपल is not understood in terms of Hinduism, Islam, Christianity, the Tamilians, Telugus, or Odiyas, or Hindi speaking people. So that we the people is very very important. और we the people ये इलेक्शन में दिखा दिया है, और जब दिखा दिया है, ये जो आशा की किरण आ रहा है, और लॉ मेकिंग प्रोसेस जो पार्लियामेंट का है, डेलिबरेटिव एंड कंसल्टेटिव प्रोसेस, दिमाग लगा के उसको एग्जामिन करें. गवर्नमेंट का बिल, इट इज कॉल्ड, इट कैरीज द गवर्नमेंट इंटेंट, गवर्नमेंट का इच्छा. और जब डिस्कशन होता है पार्लियामेंट में, उसमें रिफ्लेक्ट होता है लेजिस्लेटिव इंटेंट. बिकॉज गवर्नमेंट में, पार्लियामेंट में थोड़ी ओनली वन रूलिंग पार्टी, सारे पार्टी पार्टिसिपेट करते हैं, तो इसको लेजिस्लेटिव इंटेंट. और जब पार्लियामेंट कमेटी जाता है, कमेटी में पहले बहुत कम भी गया 2014 के पास, अभी जैसे ही वॉकआउट अमेंडमेंट मिला, सारे प्रोटेस्ट करने लगे, तो उसको ज्वाइंट कमेटी भेज गए पहली बार. ब्रॉडकास्टिंग बिल, उसको भी रख दिया. और ये जो बजट आया, प्रोफेसर सर अरुण कुमार will tell, I mean, how so many provisions were questioned even by the ruling party leaders. So उसको भी, so ये जो चेक एंड बैलेंस जो होता है, अंबेडकर ने कहा क्या, वैसे वाई हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी क्यों एडॉप्ट किए, प्रेसिडेंशियल क्यों नहीं किए? क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में द प्रेसिडेंट इज नॉट अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट. 4 साल स्टेबिलिटी के साथ वो रहेंगे, लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर. सो अंबेडकर कहला, वी प्रिफर्ड अकाउंटेबिलिटी टू स्टेबिलिटी. और अकाउंटेबिलिटी का ही बात नहीं हो रहा है. फार्मर्स बिल पास हो गया विदाउट वोटिंग, एक्चुअल वोटिंग. बहुत सारे बिल विदाउट डिस्कशन हो गया. ये न्याय संहिता वगैरह वगैरह, जब 140 मेंबर्स वर एक्सपायर्ड, दे वर पास्ड. So where is the accountability? Where is what is that called? Deliberative and consultative process of law making. So लोगों ने बोला है कि that has to be followed. So therefore 240 seats. And 240 seats means be aware of the constitution. And now even Amit Shah said, नहीं हम सेकुलरिज्म को निकालेंगे नहीं. 2014 के बाद मोदी जी ने बहुत, उनका पार्टी ऑफिस में जब 2019 में उनको 300 मिलेगा, उन्होंने सेकुलरिज्म क्यों गाली दिया. और अनंत कुमार हेगड़े, उन्होंने कहा व्हाट इज दिस सेकुलरिज्म, इधर वेरे ब्राह्मण क्षत्रिय यादव जो भी हो, या हिंदू मुस्लिम, व्हाट इज दिस सेकुलरिज्म. सो दे आर गोइंग अगेंस्ट द वेरी बेसिक स्ट्रक्चर. 74 में ही केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया सेकुलरिज्म इज आल्सो पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर. Even before giving the doctrine of basic structure. So therefore, आज जो स्थिति है, जो लोग प्रियम्बल पढ़ रहे हैं, we the people, और उसमें जो आइडियल्स लिखा गया है, I think that is giving us the source. And then ये जो लोग आगे आ गए हैं, दलित्स, OBCs, साधारण लोग बोल रहे हैं कि ये संविधान खतरे में आ गया. They don't buy this argument कि हिंदू खतरे में, इसे संविधान खतरे में. तो ये जो चैलेंज है, और देखिए उन्होंने बोल रहे हैं कि हिंदू मेजोरिटी में इसलिए सेकुलरिज्म. आई विल जस्ट फिनिश. सो आई विल जस्ट कंक्लूड, एक मिनट. सो जो हिंदू मेजोरिटी है इसलिए सेकुलरिज्म संविधान में, तो फिर जम्मू एंड कश्मीर जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें भी सेकुलरिज्म. जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में मेजोरिटी मुस्लिम, उन्होंने कैसे सेकुलरिज्म उन्होंने कहा. और हिंदू किंगडम और ट्रावानकोर तो था, उन्होंने कहा नहीं हम सेकुलर इंडिया के अंडर में नहीं आएंगे. सो सेकुलरिज्म इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ अ सोसाइटी राइट फ्रॉम एंशिएंट पीरियड. सो दिस इज हाउ हिस्ट्री को जैसे समझना, जिस तरह हमको समझना चाहिए, उसको भी उन्होंने डिस्टर्ब कर दिया.
इसीलिए मुझे जो लग रहा है अभी जो लोगों साधारण नागरिक जो आगे आगे संविधान को बचाने के लिए, मुझे लगता है कि एक होपफुल साइन है और ये कम्युनल नैरेटिव भी काम नहीं कर रहा है। इस संदर्भ में हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजन फॉर डेमोक्रेसी, ये मुझे लगता है कि दिस इज ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू दैट स्ट्रगल। एंड इतने प्रॉब्लम के जो आज बारिश हो रहा है, अभी भी इतने लोग आए हैं, दैट इटसेल्फ दे रिप्रेजेंट दैट स्पिरिट ऑफ द वी द पीपल ऑफ इंडिया। थैंक यू सो मच।